ओके देखिए, आज हम वीडियो में बात करेंगे बेसिकली ओरल एंटीकोआगुलेंट। तो ओरल एंटीकोआगुलेंट हमारा टॉपिक है जिसमें हम जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे वो है हमारा क्या, ओरल एंटीकोआगुलेंट दैट इज वारफेरिन। तो जो टॉपिक आपका क्लियर होता जाएगा मैं उस पर हैशटैग लगाता जाऊंगा। ये आपका वारफेरिन हम पढ़ने जा रहे हैं और बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज एंटीकोआगुलेंट्स, राइट। ओरल एंटीकोआगुलेंट काउमेरिन डेरिवेटिव वाइडली यूज्ड होते हैं ये एंटीकोआगुलेंट। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि इस पूरी साइकिल को हमने पढ़ा था कहाँ पे, विटामिन के में। तो इसमें बेसिकली यही दिखाया गया कि आपका जो रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ विटामिन के होता है ये क्या होता है, एक्टिव होता है। ये कैसा फॉर्म होता है, एक्टिव फॉर्म। जबकि ऑक्सीडाइज्ड विटामिन के जो होता है ये आपका बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म होता है। रिड्यूस्ड विटामिन के फॉर्म को हाइड्रोक्विनोन फॉर्म बोलते हैं, जबकि ऑक्सीडाइज्ड विटामिन के को इनएक्टिव फॉर्म बोलते हैं। ये पूरा जो साइकिल है इसमें आपका वारफेरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाया गया है। तो बेसिकली जब रिड्यूस्ड फॉर्म ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ CO2, O2 एंड गामा ग्लूटेमाइल कार्बोक्सिलेज एंजाइम, तो ये जब इन द प्रेजेंस ऑफ O2 ये रिड्यूस्ड फॉर्म ऑक्सीडाइज्ड होता है और पैरेलली ये जो गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज एंजाइम है ये विटामिन के का एक्टिव फॉर्म, इसके लिए यहां पर कोफैक्टर की तरह वर्क करता है। तो ये एंजाइम कुछ इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर का गामा कार्बोक्सिलेशन करा के उनको बना देते हैं एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर। और यहां पे और क्या होता है, प्रोटीन सी एंड एस। तो यहां पे भी प्रोटीन सी एंड एस का जो फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, बेसिकली एक्टिव हो जाएगा। ओवरऑल मींस आपने क्या देखा अभी तक, ये नॉर्मल आपका जो साइकिल है विटामिन के की, उसमें जो रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ विटामिन के है जिसको हम हाइड्रोक्विनोन फॉर्म बोलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन this will convert into the oxidized form and this is the inactive form of vitamin K। इसको एपॉक्साइड फॉर्म भी बोलते हैं। और ये कौन सा होता है, हाइड्रोक्विनोन फॉर्म। जब ये इसमें कन्वर्ट होता है तो पैरेलली गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज एंजाइम के लिए ये जो फॉर्म है विटामिन के का रिड्यूस्ड एक्टिव फॉर्म, इट एक्ट्स लाइक अ कोफैक्टर। एंड हम जानते हैं कि कोफैक्टर क्या करता है, इस एंजाइम की प्रॉपर्टी को बढ़ा देगा। अच्छा, ये एंजाइम का काम है कि ये क्लॉटिंग जो फैक्टर है, सपोज करिए ये कोई क्लॉटिंग फैक्टर का स्ट्रक्चर है, राइट। जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये कोई क्लॉटिंग फैक्टर का स्ट्रक्चर है। इसमें जो ये वाला पार्ट है, इतना जितना मैंने सर्कल के अंदर कर दिया, ये वाला पार्ट, ये बेसिकली ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू है। अब जब क्लॉटिंग फैक्टर की ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू का गामा कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा तब ये पूरा जो क्लॉटिंग फैक्टर है ये एक्टिव हो जाएगा। तो ये कौन करता है, गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज। क्यों कर पाता है, क्योंकि विटामिन के इसके लिए कोफैक्टर का काम करके इसके इस गामा कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस को प्रमोट करता है। मींस हम ये कह सकते हैं कि विटामिन के फैक्टर नंबर क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 एंड 0 इनके एंड प्रोटीन सी एंड एस का गामा कार्बोक्सिलेशन करके ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू का गामा कार्बोक्सिलेशन करके उनको एक्टिव बनाती है। और जब एक्टिव बनाएगी तो आपका क्या, कोआगुलेशन की तरह, एक मतलब कोआगुलेंट की तरह काम करेगा। अब देखिए, लेकिन चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एंटी कोआगुलेंट, तो अभी तक वारफेरिन की चर्चा नहीं हुई। होता क्या है, जब ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बन जाता है, मींस एपॉक्साइड फॉर्म विटामिन के का बन जाता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज, द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज converts the epoxide form into the quinone form in one step, and again same enzyme in the next step, vitamin K epoxide reductase again converts this quinone form into the again reduced form which is an active form of vitamin K। So here you can see कि जो inactive form से active form में actual vitamin K को convert कर रहा है, that is
विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज। इतनी बात क्लियर है? तो वारफेरिन क्या करेगा? वारफेरिन विल टारगेट दिस स्टेप, हियर इज द वारफेरिन एंड दिस विल इनहिबिट दिस स्टेप, मींस this vitamin K epoxide reductase will be inhibited under the influence of warfarin here and here also warfarin, and so the oxidized form will not convert into the active form of vitamin K, will not act as a cofactor for this enzyme, will not convert the will not carboxylate the glutamic acid for the clotting factor 2790, will not activate this clotting factor or this protein C and S. It means works as anticoagulants. So this is the mechanism of warfarin, right? And this quinone form of warfarin you are getting from the dietary vitamin K. This is the dietary vitamin K. So this is the clear mechanism of action of warfarin. Now we will learn। देखिए अब क्या है, बेसिकली अगर हम बात करें तो ये हमने बात कर ली कि लिवर में क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसाइज्ड होते हैं, वहां पे बेसिकली वो इनको एक्टिव नहीं होने दे रहा है, कौन? वारफेरिन, बाय इनहिबिटिंग द विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज। एडवर्स इफेक्ट की अगर बात करें तो चूंकि ये क्या है, एक तरीके का एंटी कोआगुलेंट, तो जब ये एंटी कोआगुलेंट है इट मींस कोआगुलेशन को प्रमोट नहीं करेगा, इट मींस ब्लड को कोआगुलेट नहीं होने देगा। तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? बट ऑब्वियस सी बात है, ब्लीडिंग। कई बार नोज ब्लीडिंग होगी, कई बार आप जब ब्रशिंग करेंगे तो गम्स में ब्लीड ज्यादा आएगा, ब्लड ज्यादा आएगा, तो ये ब्लीडिंग इसका एडवर्स इफेक्ट है जो आपको कॉपी में मेंशन करना है। इसके अगर आपको पॉइजनिंग होती है वारफेरिन से, मींस ब्लीडिंग का इशू ज्यादा आता है, तब आपको जो ट्रीटमेंट है वहां पे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्या है? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इसका ट्रीटमेंट है। और जो एंटीडोट बेसिकली यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं किसके पॉइजनिंग में? वारफेरिन के, या वारफेरिन ओवरडोज आप कह सकते हैं, उसमें यूज करते हैं विटामिन K1, राइट? तो ये बहुत सिंपल है। फार्माकोकाइनेटिक की अगर हम बात करें तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से वारफेरिन वेल एब्जॉर्ब होता है बहुत अच्छे से, इवन 99% इसकी बायोअवेलेबिलिटी होती है, और ये 99% प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होता है। और जो भी ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होगी इट मींस वो वैस्कुलर कंपार्टमेंट की प्लाज्मा प्रोटीन में ज्यादा देर तक रिटेन करेगी, और रिटेन करेगी मतलब उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहां से दो कॉन्सेप्ट निकलता है, चूंकि जीआईटी में वेल एब्जॉर्ब हो रही तो आप इसको ओरल ले सकते हैं, 99 प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो, जैसे आपने सडन ड्रग दिया तो इसका प्रॉम्प्ट एक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज्यादा है। जब कभी कोई ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड होगी तो हम उसको बोलेंगे कि उसका एक्शन कुछ भी नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि वो अपने किससे ना बाइंड हो, रिसेप्टर से। तो बेसिकली इसके एक्शन को आने में 24 से कितने घंटे लग जाते हैं? 72 घंटे के। फर्स्ट डोजिंग के 24 से 72 घंटे में ही इसका एक्शन आता है। ये इसके यूजेस हैं। इसके बाद हम बात करें एक प्रॉपर्टी, चूंकि इसकी इसको जो मेटाबोलाइज करते हैं वो माइक्रोसोमल एंजाइम्स करते हैं P450 फैमिली के, तो वारफेरिन का इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इंटरेक्शंस में बात करें तो बेसिकली आपका जो इसके एक्शन को प्रमोट करने वाली ड्रग्स हैं वो आपको लर्न करनी है, लाइक एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, सर्टेन एंटी डिप्रेसेंट्स एंड एस्प्रिन लाइक फेनाइलब्यूटाजोन वगैरह। ये जो ड्रग है दे एनहांस द एक्शन ऑफ वारफेरिन। तो जब आप इनके साथ वारफेरिन देंगे तो चूंकि ये वारफेरिन के एक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं तो आप वारफेरिन के डोज को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे, राइट? क्योंकि एक्शन बहुत ज्यादा होगा तो उसकी क्या हो जाएगी? टॉक्सिसिटी हो जाएगी। जबकि यहां पे जब हम देते हैं तो वारफेरिन का एक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वारफेरिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा फूड ले रहे हैं जो कि रिच है किससे? विटामिन के से, तो विटामिन के तो बट ऑब्वियस सी बात है कि कोआगुलेशन को प्रमोट करता है, और वारफेरिन आपकी एंटी कोआगुलेंट है, तो दोनों को आप एडवाइस कभी नहीं करेंगे। बहरहाल फूड रिच विद विटामिन के, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, राइट? या आप तो एंजाइम, ये बेसिकली अगर इनकी बात करें तो ये क्या करेंगे? ग्राइसोफल्विन एंड रिफेम्पसिन,
ग्राइसोफल्विन एंड रिफाम्पिसिन ये बेसिकली क्या करेंगे, इसके इफेक्ट को मेटाबॉलिज्म एंजाइम इंड्यूसर करके बढ़ा देंगे। तो ये यहां पे हम क्या करेंगे, इसकी डोज को, इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, ये वारफरिन के कम कर रहे हैं। तो जब कभी हम इनके साथ देंगे तो वारफरिन की डोज को क्या करके देंगे, बढ़ा के देंगे। तो ये एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम यूजेस की अगर बात करें, आपके एग्जामिनेशन में आपको यूजेस लिखने होंगे। तो देखिए, जहां पे क्लॉट बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो वहां पे आप एंटीकोगुलेंट देंगे। तो वारफरिन जो क्लॉट बनने की प्रॉपर्टी होगी, सबसे पहले तो एट्रियल फ्लटर की हम बात करें। एट्रियल फ्लटर में एट्रिया जो है बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करती है। जैसे आपका यहाँ पे अगर मैं बनाऊं, ये एट्रिया है, राइट। अब ये एट्रियल फ्लटर में इसका कंटिन्यूअस इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिपीटेटिवली 250 से 300 बार तो पर मिनट। तो अब यहाँ पे जो ब्लड का वेंट्रिकल में शिफ्टिंग है वो क्या हो जाती है, बहुत ही लेस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन इतना बीट पर मिनट इतनी फास्ट हो जाती है कि कॉन्ट्रैक्शन इसका पावरफुल नहीं बन पाता। तो यहाँ पे गैदरिंग ऑफ क्या होने लगती है, ब्लड। और जहां पे गैदरिंग ऑफ ब्लड होगी वहां पे क्लॉट बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यही वजह होती है कि एट्रियल फिब्रिलेशन में, राइट, वहां पे स्ट्रोक होने के जो चांसेस होंगे एट्रियल फिब्रिलेशन में, वहां पे आप क्या प्रेस्क्राइब करेंगे, वारफरिन। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस मींस जो डीपली इनर्वेटेड वेन है, लाइक लेग की वेन है, उसमें अगर कोई क्लॉट बन जाता है तो आप वहां पे क्या देते हैं, बेसिकली वारफरिन देते हैं, एंटीकोगुलेंट। और डीप वेन थ्रोम्बोसिस कई बार पल्मोनरी इम्बोलिज्म, वो क्लॉट फ्लोट होके कहाँ आ जाएगा, ये बेसिकली लंग्स के स्मॉलर कैपिलरीज में, तो वो काज करेगा पल्मोनरी इम्बोलिज्म को। तो पल्मोनरी इम्बोलिज्म हो चाहे डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो, दोनों में आप वारफरिन देंगे। एंड वन मोर, मैकेनिकल हार्ट वॉल्व। मैकेनिकल हार्ट वॉल्व मींस जैसे आपने यहाँ पे हार्ट में वॉल्व में बीच में क्या है, मैकेनिकली कोई डिवाइस लगाई जो जस्ट लाइक एक्ट कर रही है वॉल्व, उसके वॉल्व की तरह। तो अब जो ब्लड होगा इसको हमेशा कैसे ट्रीट करेगा, फॉरेन पार्टिकल की तरह। तो यहाँ इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस हो सकती हैं, एंड देयर में भी चांसेस कि यहाँ पे क्या हो सकता है, क्लॉट का फॉर्मेशन हो सकता है ड्यू टू द सेकेंडरी मीडिएटर्स। तो इस मैकेनिकल हार्ट वॉल्व अगर किसी इंडिविजुअल को प्लेस्ड है तो वहां पे भी आप वारफरिन एडवाइस कर सकते हैं। तो आई होप कि आप एक वारफरिन का कॉन्सेप्ट, आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका पूरा है वारफरिन का कंटेंट। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट एंटीकोगुलेंट की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।